नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूँ आपका दोस्त RK। काजल, जब हम बीमार होते हैं तो सबसे सुरक्षित जगह किसे मानते हैं? हॉस्पिटल को, है ना? बिल्कुल RK, हमें लगता है कि वहाँ डॉक्टर भगवान है जो हमारी जान बचाएंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ आपकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है? क्या हो अगर आपको पता चले कि आपकी बीमारी का इलाज दवा नहीं बल्कि बिजनेस है? ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज हम जिस किताब का पर्दाफाश करने जा रहे हैं उसने पूरे मेडिकल जगत में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की सबसे चर्चित किताब हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। ये किताब दावा करती है कि कैसे बेवजह के टेस्ट, महंगी दवाइयाँ और जबरदस्ती के ऑपरेशन आपको ठीक करने के लिए नहीं बल्कि हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ये मेडिकल करप्शन पर भारत की पहली किताब मानी जाती है। अगर आप अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हैं और डॉक्टर के चंगुल में फंसने से पहले सच जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। चलिए मेडिकल माफिया के राज खोलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है उसका शीर्षक ही इतना सनसनीखेज है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। क्या है शीर्षक? हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। ये सुनते ही दिमाग में 100 सवाल उठते हैं। मतलब क्या ये कोई मजाक है या फिर ये किसी ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम जानते हुए भी शायद अनदेखा करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से हैं, कुछ तस्वीरें और नोट्स हैं जो चिकित्सा जगत की एक बहुत ही कह सकते हैं बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए आज इस पिटारे को खोलकर देखते हैं कि आखिर ये स्रोत इतने बड़े दावे किस आधार पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ शीर्षक ही नहीं, इसके साथ जो तस्वीरें हैं, जैसे एक स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के गले में होने की बजाय एक फंदे की शक्ल में लटका है। हाँ, मैंने देखा। वो सीधे सीधे एक टकराव का माहौल बना देती हैं। आज हमारा काम इन स्रोतों में दिए गए तर्कों की चीरफाड़ करना है। ये आधुनिक चिकित्सा, डॉक्टर और दवा कंपनियों के गठजोड़ पर क्या आरोप लगा रहे हैं और उन आरोपों के समर्थन में क्या सबूत पेश कर रहे हैं। सही है। हमारा मकसद इन दावों को जस का तस मान लेना नहीं बल्कि उनकी बुनियाद को समझना है। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो इन स्रोतों में सबसे ठोस सबूत की तरह पेश की गई है। ये एक चार्ट है। पहली नजर में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे ध्यान से देखते हैं एक पैटर्न उभरने लगता है। इसमें एक तरफ देश के कुछ बहुत बड़े और सम्मानित डॉक्टरों के नाम हैं और दूसरी तरफ दुनिया की जानी मानी दवा कंपनियों के नाम। मर्क, नोवार्टिस, फाइजर, एस्ट्राजेनेका। अरे ये तो सारे नाम हम सबने सुने हैं। हाँ, ये वो कंपनियां हैं जो खरबों डॉलर के वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग को चलाती हैं। अब यहाँ बात असल में घूम जाती है। हर डॉक्टर और कंपनी के नाम के आगे 3 श्रेणियां दी हुई हैं: पेड कंसल्टेंट, पेड स्पीकर और ग्रांट रेसिपिएंट। अच्छा। और कई डॉक्टर्स के नाम के आगे लगभग हर बड़ी कंपनी के नीचे सही का निशान लगा है। मतलब एक ही डॉक्टर कई बड़ी दवा कंपनियों से अलग अलग तरीकों से जुड़ा हुआ है। पहली नजर में तो इसका मतलब साफ है कि इन डॉक्टरों को इन कंपनियों से पैसा मिल रहा था। पर क्या ये अपने आप में किसी गलत काम का सबूत है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर पूरी बहस की जड़ छुपी है। सतही तौर पर इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं लगता। हाँ, मतलब एक विशेषज्ञ को उसकी सलाह के लिए भुगतान करना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल। पेड कंसल्टेंट का मतलब है कि कंपनी ने डॉक्टर से किसी खास दवा या रिसर्च पर सलाह ली। पेड स्पीकर का मतलब है कि डॉक्टर ने कंपनी के सौजन्य से किसी सेमिनार में भाषण दिया। और ग्रांट रेसिपिएंट, उसका मतलब है कि डॉक्टर के किसी शोध के लिए कंपनी ने आर्थिक मदद दी। ये सब सुनने में तो ठीक लगता है। तो फिर समस्या कहाँ है? इन स्रोतों का असली निशाना क्या है? समस्या तब पैदा होती है जब इन तीनों भूमिकाओं को एक साथ रखकर देखा जाता है और फिर उसे उस डॉक्टर के दिन प्रतिदिन की प्रैक्टिस से जोड़ा जाता है। अच्छा। सोचिए, एक डॉक्टर एक मरीज को दवा की पर्ची लिखकर दे रहा है। अगर उस डॉक्टर को उसी दवा को बनाने वाली कंपनी से कंसल्टेंसी, लेक्चर और रिसर्च तीनों के लिए पैसा मिलता है, तो क्या हम 100% यकीन कर सकते हैं कि उसने वो दवा सिर्फ और सिर्फ मरीज की भलाई के लिए लिखी है? मुश्किल है कहना। यहीं पर हितों का टकराव पैदा होता है। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर ने जानबूझकर गलत किया हो, लेकिन एक अचेतन झुकाव की संभावना तो बन ही जाती है ना? मतलब अगर 2 दवाएं एक जैसी असरदार हों तो डॉक्टर शायद उस कंपनी की दवा लिख दे जिसके साथ उसके वित्तीय संबंध बेहतर हैं। ये एक बहुत महीन रेखा है। बिल्कुल। और ये टकराव सिर्फ एक डॉक्टर की नीयत पर सवाल नहीं उठाता, ये पूरी मेडिकल रिसर्च की दिशा को प्रभावित कर सकता है। वो कैसे?
जब रिसर्च के लिए पैसा उन्हीं कंपनियों से आता है जो दवा बेचती हैं, तो रिसर्च का झुकाव अक्सर उन समाधानों की तरफ हो जाता है जिन्हें पेटेंट करवाकर बेचा जा सकता है। अच्छा, मुनाफे वाले समाधान। हाँ, उन समाधानों की तरफ नहीं जो शायद ज्यादा असरदार हों लेकिन मुनाफे वाले न हों, जैसे जीवन शैली में बदलाव या कोई पुरानी सस्ती दवा। ये स्रोत इसी पूरी व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। तो ये एक ऐसा चक्र है जिसमें उद्योग और डॉक्टर दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में मरीज का हित शायद कहीं पीछे छूट सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये चार्ट तो हमें आंकड़ों और संबंधों की एक जटिल कहानी बताता है, लेकिन इन स्रोतों में एक तस्वीर ऐसी है जो बिना किसी शब्द के शायद इससे भी ज्यादा चुभने वाली बात कहती है। एक कार्टून। हाँ, वो कार्टून इन सारे तर्कों का निचोड़ एक ही फ्रेम में रख देता है। इसमें एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला व्यक्ति है, गले में स्टेथोस्कोप है, वो एक गाड़ी के टायर में हवा भर रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस टायर के ऊपरी हिस्से में एक मोटी कील साफ साफ घुसी हुई दिख रही है। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है उस हवा भरने वाले व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान। वो कोई मदद करने वाली मासूम मुस्कान नहीं है, वो एक शरारती, सब कुछ जानने वाली मुस्कान है, जैसे उसे पता है कि वो जो कर रहा है वो बेईमानी है और उसे इस बेईमानी काम को करने में मजा आ रहा है। ये कार्टून एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। टायर मरीज है, कील बीमारी की असली जड़ है और हवा भरना सिर्फ लक्षणों का इलाज है। बिल्कुल, ये कार्टून सीधे सीधे ये कह रहा है कि अगर व्यवस्था को लगातार हवा भरने से, यानी बार बार इलाज करने, ज्यादा टेस्ट करवाने और ज्यादा दवाइयां बेचने से फायदा हो रहा है, तो वो कभी भी कील निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। थोड़ा रुककर, वाकई इस कार्टून के बारे में सोचने पर एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो मुस्कान, वो जानते बूझते हुए एक बेमतलब का काम करना। इसका मतलब तो ये हुआ कि मरीज को ठीक करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसे एक स्थायी ग्राहक बनाए रखना लक्ष्य है। जैसे टायर में हवा भरते रहना पंक्चर ठीक करने के बजाय, क्योंकि जब तक हवा निकलती रहेगी मरीज बार बार डॉक्टर के पास आता रहेगा और सिस्टम का मुनाफा बना रहेगा। ये सिर्फ इलाज की प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत पर एक गंभीर टिप्पणी है। कार्टून में डॉक्टर की मुस्कान इस बात का प्रतीक है कि ये अनजाने में हुई कोई चूक नहीं है, बल्कि एक सचेत व्यापारिक फैसला है। हाँ, जहां मुनाफे को मरीज की भलाई से ऊपर रखा जा रहा है। इन स्रोतों के मुताबिक ये आधुनिक चिकित्सा का वो स्याह पहलू है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये वाकई एक बहुत कठोर आलोचना है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये स्रोत सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं रुकते, वे एक समाधान की तरफ भी इशारा करते हैं। एक विकल्प की ओर। हाँ, हमें कुछ और तस्वीरें मिली जो कहानी को एक नई दिशा में ले जाती हैं। हमें हील पिल नाम की एक गोली की तस्वीर दिखती है। हील पिल। हाँ, और एक दूसरी तस्वीर में गेहूं के ज्वारे मतलब व्हीट ग्रास की खेती हो रही है और उस पर भी हील पिल लिखा है। एक तस्वीर पर एक नारा भी है, इनक्योरेबल क्योर विद इन। ला इलाज का इलाज अंदर ही है। बिल्कुल। इसके अलावा गेहूं के ज्वारे को एक शक्तिशाली औषधि बताने वाली एक किताब का कवर भी है। तो ऐसा लगता है कि लेखक दवा आधारित इलाज के ठीक सामने प्राकृतिक उपचार को एक बेहतर विकल्प के तौर पर खड़ा कर रहा है। ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। अब तक की चर्चा व्यवस्था की आलोचना पर केंद्रित थी। अब यहाँ एक सीधा टकराव दिखाया जा रहा है, दवा उद्योग बनाम प्रकृति। हाँ, ये तो बहुत पुरानी बहस है। बिल्कुल, जिसे यहाँ आधुनिक संदर्भ में पेश किया गया है। हील पिल नाम भी प्रतीकात्मक है। हील यानी ठीक करना और पिल यानी गोली। ये पारंपरिक पिल या गोली का प्रारूप लेकर उसी को चुनौती दे रहा है। मतलब ये कहने का तरीका है कि समाधान उन्हीं फैक्ट्रियों से नहीं आएगा जो समस्या का हिस्सा हैं, बल्कि प्रकृति से आएगा। सही। लेकिन यहाँ विश्वसनीयता का सवाल फिर से खड़ा हो जाता है। एक तरफ अरबों डॉलर की रिसर्च वाले बड़े बड़े दवा उद्योग हैं और दूसरी तरफ गेहूं का ज्वारा। कोई इन पर भरोसा क्यों करेगा? मुझे एक और चीज दिखी। क्या? इन तस्वीरों में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लोगों का इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या महत्व हो सकता है? ये एक बहुत चतुर रणनीति है। जब आप मुख्य धारा की चिकित्सा व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आपकी अपनी साख का होता है। सही बात है। पारंपरिक दवाओं के पास दशकों की रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, सरकारी मंजूरी है, एक स्थापित ढांचा है। ऐसे में प्राकृतिक उपचारों को अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए किसी न किसी बाहरी सत्यापन की जरूरत पड़ती है। ये बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लोगों उसी सत्यापन का काम करते हैं। तो एक तरह से ये अपनी वैधता स्थापित करने की कोशिश है, लेकिन पारंपरिक मेडिकल जगत के बाहर से। बिल्कुल। ये कहने का एक तरीका है कि देखिए, भले ही मेडिकल संस्थाएं हमें मान्यता ना दें, लेकिन हमारे काम को दूसरी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने तो पहचाना है।
ये मुख्य धारा के समानांतर एक विश्वसनीयता की व्यवस्था बनाने की कोशिश है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? हमने एक ऐसी किताब के अंशों से शुरुआत की जो अपने शीर्षक से ही व्यवस्था को चुनौती देती है। हमने देखा कि ये स्रोत एक चार्ट के जरिए डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच के वित्तीय संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जिससे हितों के टकराव की एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। फिर एक धारदार कार्टून के माध्यम से ये तर्क दिया गया कि व्यवस्था का मकसद शायद बीमारी को जड़ से खत्म करना नहीं, बल्कि लक्षणों का इलाज करके मुनाफा कमाते रहना है। और अंत में इस पूरी आलोचना के जवाब के तौर पर प्राकृतिक उपचार जैसे कि गेहूं के ज्वारे को एक वैकल्पिक समाधान के रूप में पेश किया गया, जिसे रिकॉर्ड्स और किताबों के जरिए विश्वसनीयता देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये स्रोत हमें हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय उससे ज्यादा सजग और आलोचनात्मक नजर से देखने के लिए उकसाते हैं। सही कहा। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है, जो इन स्रोतों का असली सार है। वो क्या है? सवाल ये है कि मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा ऐसा क्यों है और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है, मरीज को या फिर इस पूरे उद्योग को चलाने वाली ताकतों को? ये एक विचार है जिसे श्रोताओं को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल। अगली बार जब वो किसी डॉक्टर के पास जाएं या कोई दवा खरीदें, तो इन स्रोतों के उठाए सवाल शायद उन्हें एक ज्यादा जागरूक उपभोक्ता और मरीज बनने में मदद करें। ये सोचने पर मजबूर करें कि जो इलाज उन्हें मिल रहा है वो उनकी व्यक्तिगत जरूरत पर आधारित है या किसी बड़े व्यावसायिक समीकरण का हिस्सा है। बिल्कुल यही। तो दोस्तों, ये थी हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें की कड़वी सच्चाई। डॉक्टर बिस्वरूप ने हमें चेताया है कि हमारा शरीर खुद अपना डॉक्टर है, उसे दवाइयों की नहीं, सही खानपान और प्राकृतिक इलाज की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप आंख मूंद कर किसी भी टेस्ट या सर्जरी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। अगर आज इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर इस मुहिम का हिस्सा बने। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। इसे अपने हर उस रिश्तेदार और दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी गाढ़ी कमाई हॉस्पिटलों में लुटा रहे हैं। शायद ये वीडियो किसी की जान बचा ले। और अब आज का वो सवाल जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको निडर होकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या कभी आपके साथ या आपके परिवार में ऐसा हुआ है जब डॉक्टर ने आपको डराकर कोई महंगा टेस्ट या सर्जरी करवाई हो, जिसकी बाद में पता चला कि कोई जरूरत ही नहीं थी? अपना अनुभव शेयर करें ताकि दूसरे लोग सावधान हो सकें। अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका सच दूसरों की ताकत बनेगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई और नई किताब के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।